नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन और एक नए मुद्दे के साथ संजीव जी को हमने इनवाइट किया है। मुद्दा है कनाडा का। कनाडा में मेरी खुद की जो फैमिली है वहां रहती है। मेरे पेरेंट्स आज की डेट में कनाडा गए हुए हैं। वहां से भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं और वो भी बड़े दुखी हैं कि यार यहाँ पर ये क्या करने आ गए। अभी हो क्या रहा है कि कनाडा जो अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री की तरह लोगों को प्रोजेक्ट करता था, लोगों को इनवाइट करता था अपनी कंट्री में और कुछ सुहावने सपने दिखाया करता था कि आइए आपकी जिंदगी बेटर हो जाएगी। अब उसी कनाडा का ये बुरा हाल है कि लाले पड़े हैं जीने की भी। वहां पर होमलेसनेस चरम सीमा के ऊपर है और जो यहां से बच्चे वहां जाते भी हैं, उन्हें बेसमेंट के अंदर छोटे से कमरे में 5-5 लोगों के साथ अपने कमरों को शेयर करना पड़ता है। इन सभी बातों के ऊपर कि कनाडा की जो स्टोरी थी, उसका क्या हाल है, आगे उसका फ्यूचर क्या है और आपकी जो अगर कोई प्लान कर रहा है कनाडा जाने के लिए, आपको उसके बारे में कौन-कौन सी चीजों का जिसको बोलते हैं एतराज बरतना चाहिए, वो सारी बातें हम करेंगे। संजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। संजीव जी, कनाडा के ऊपर हम लोग जैसे सुन रहे हैं, मीडिया पूरा भरा हुआ है। वैसे तो मीडिया में कुछ आता नहीं है क्योंकि लिब्रांडो पूरा कवर करके रखते हैं अपने ही गलतियों को। अगले साल उनके यहाँ पर इलेक्शंस भी आ रहे हैं। जो लोग यहाँ से जाते थे कनाडा में, वो इसलिए जाते थे कि यार यहाँ पे तो एक गंदी सी गवर्नमेंट है कांग्रेस की। वहां से दुखी होकर लोग यहाँ से छोड़ छोड़कर कनाडा चले गए कि वहां पे बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट है। वहां पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है अगले साल इलेक्शंस के टाइम पर, अभी वहां पर भी हरकतें होनी शुरू हो गई जैसे भारत में हरकतें शुरू हो गई थी एक साल पहले। क्या लगता है आपको पॉलिटिकली वो कंट्री कहाँ जा रही है? सुमित जी, पॉलिटिकली तो कनाडा इस टाइम पे बहुत अनस्टेबल है। जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है वो बैसाखियों के सहारे ही चल रही है और उनकी जो बैसाखियां हैं वो उस टाइप की लोगों से भरी हुई है जो कि एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट रखते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप टाइप के लोग हैं। जैसे उनको खालिस्तानी मूवमेंट से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला हुआ है। वही खालिस्तानी मूवमेंट जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर खूब सारी गड़बड़ियां कर रखी है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कनाडा में बहुत पहले जाके बस गए थे, मगर वो अपनी कंट्री में कहीं ना कहीं तो उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, वहां पे जाकर पॉलिटिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने उनका पॉलिटिकल बेस बन गया। बहुत सारी ऐसे पाकिस्तान की मुसलमान पार्टियां भी हैं जो वहां पे, मुस्लिम पार्टीज भी, जो कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने काफी गड़बड़ी कर रखी थी, वहां जाके बस गए और वहां पे जाके असाइलम ले लिया और फिर वहां पे जाके पॉलिटिकल आउटफिट बना दिया उनको और रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट दे दिया। तो रूलिंग गवर्नमेंट के पास कोई और तरीका नहीं है उनको संरक्षण देना, उनको 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 सपोर्ट लेना और उनकी हर तरह की गलत हरकतों को मतलब बचाने की कोशिश करना ताकि वो अपने रूलिंग गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से बनाए रखें। और जस्टिन ट्रूडो ने पिछले 2 टर्म्स में ऐसा ही करा है। उनकी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वीक रही है और अब वहां पे जो राइट विंग पार्टीज हैं उन्होंने सिर उठाना शुरू कर दिया, जो कि नेशनलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो कि कंट्री से जमीन के साथ जुड़े लोग हैं, जो कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई कंट्री के हालात सुधारना चाहते हैं। वो उस तरह की पार्टीज अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और अगले साल जो 2025 में इलेक्शन है, जस्टिन ट्रूडो के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा अपने आप को फिर से थर्ड टर्म में रिपीट करना। मेरे को ऐसा लगता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर, जैसे यूरोप के अंदर भी देखा गया है कि राइट विंग पार्टीज है, नेशनलिस्ट पार्टीज है, उसकी तरफ लोगों का रुझान ज्यादा आ रहा है और वो धीरे धीरे करके जीतते हुए नजर आ रही है, अपनी गवर्नमेंट बनाती हुई नजर आ रही है। कुछ ना कुछ कनाडा में भी ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। सर, यानी कि जो लोग यहाँ से भारत को छोड़कर कनाडा गए थे, वो 2 रीजंस के कारण गए थे। एक कि यहाँ पर सेफ्टी नहीं है, कांग्रेस हमेशा मुसलमानों की ही तुष्टीकरण में लगी रही, हिंदुओं को दबाया, तो यहाँ से हिंदू जो थे वो यहाँ से निकल के वो चले गए, या जो सिख कम्युनिटी थी वो कनाडा चली गई। कनाडा, नॉट कि कनाडा। तो कनाडा जो जाने का भूत सवार था कि वहां पर सेफ्टी है। मुझे तो लगता नहीं है कि जैसे खालिस्तानियों को वहां पे ओपनली सपोर्ट किया जाता है, मंदिरों के बाहर उल्टे सीधे आपको मालूम है कि चीजें लिख दी जाती हैं, गो आउट हिंदूज को वहां बोला जाता है। पन्नू ने भी ओपनली चैलेंज कर दिया हिंदुओं को, छोड़ के चले जाओ वरना मार देंगे, जैसे कि उसके बाप की कंट्री हो। तो यानी कि यहां से सेफ्टी से डरकर लोग वहां गए और वहां पर भी सेफ नहीं है सर।
सुमित जी, कनाडा की में आज ये आदत हो रखी है कि ये जितने भी लोग यहाँ से कनाडा जाते हैं कि अपनी जिंदगियों को सवार सकेंगे, वहाँ पे अच्छी नौकरियां पा सकेंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ सकेंगे और वहाँ पे अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर पाएंगे। वो उस भ्रम में चले तो जाते हैं, मगर वहां जाके शायद उनको जिस प्रेशर में उनको जीना पड़ता है वो मतलब कई बार बताने में भी तकलीफ होती है, क्योंकि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट व्यू विचारधारा की पार्टीज है, चाहे वो खालिस्तानी मूवमेंट से कनेक्टेड है या इसके मुस्लिम पाकिस्तान के मुस्लिम मूवमेंट से कनेक्टेड है, वो इंसानों को आराम से जीने ही नहीं देती। वो चाहती है किसी न किसी से जो लोग वहां पहुंचे उनकी विचारधारा के साथ जुड़ जाए और वैसे ही बिहेव करें जैसे वो एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बिहेव करें। और तो वो जब इंसान उनकी तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, उनकी विचारधारा से जुड़ जाता है, वो भूल जाता है कि उसका मकसद क्या था उस कंट्री में जाने का। वो बेसिकली कुछ और करना शुरू कर देता है, जो वो अपना अपना मेन मकसद ही भूल जाता है और एक अजीब सी जिंदगी जीनी शुरू कर देता है जिसका वो मतलब ही नहीं है। वो उस वजह से तो वो उस कंट्री में गया ही नहीं था, वो टोटल ही अपनी लाइफ को रॉन्ग ट्रैक पे डाल के बैठ जाता है। सर, जो बच्चे यहाँ से जाते हैं वो तो सेफ कंट्री में गए थे, वहां पर एजुकेशन लेने गए थे कि वहां पर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी और हमें वहां पर जॉब्स मिलेगी, हम अच्छी तरह से वहां पर सेटल हो सकते हैं। सर, वहां पर जो एजुकेशन का सिस्टम है वो भी ट्रूडोमल जो है, जिसको मैं टिड्डीमल बोलता हूँ, ये टिड्डीमल ने अपनी कब्जे में किया हुआ है। सारी इंस्टीट्यूट इसने खोली हुई हैं और यहाँ से बच्चे भर भर के वहां जाते हैं। वहां पे जो एजुकेशन है दैट इज जीरो। अब उनका फ्यूचर क्या है जो यहाँ से इतने लाखों रुपए खर्च करके कनाडा जाते हैं वहां की यूनिवर्सिटीज को नहीं, कॉलेजेस को ज्वाइन करने के लिए, जो कि नाम की कॉलेजेस है, एक कमरे में कॉलेज खोला होता है सिर्फ डिग्री पाने के लिए। ऐसे बच्चों का फ्यूचर क्या है सर? तो ऐसे बच्चों को फ्यूचर कुछ भी नहीं है, बहुत ब्लीक फ्यूचर है। और क्योंकि वो लोग वहां के एजुकेशन लेके उस कंट्री में भी जॉब्स नहीं पा रहे हैं आज की डेट में। तो आप हम्म। सोच लीजिए किस टाइप का एजुकेशन सिस्टम, अगर अगर उस कंट्री की एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी होती, इतने अच्छे कॉलेजेस वहां पे उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से खोल रखे हैं हर हर नुक्कड़ कोने के अंदर, तो उनकी कंट्री की फिर जो जॉब्स निकलते हैं तो वो उन ग्रेजुएट्स को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। मगर क्योंकि सब स्टैंडर्ड एजुकेशन दी जा रही है, बिलो पार एजुकेशन दी जा रही है, इसलिए वो लोग उस तरीके से तैयार ही नहीं हो सकते जिस तरीके से वो सोच के गए थे कि हाँ कनाडा में हम इंडो इंडिया से बेटर एजुकेशन पालेंगे। आज की डेट में इंडिया के अंदर एजुकेशन की किसी किस्म की कमी नहीं है। आज किसी भी जगह चल जाएगी, एक से बढ़ के एक यूनिवर्सिटीज खुल गई है और कम पैसे में आपको अच्छी अच्छी एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ से नॉर्थ इंडिया से स्पेशली पंजाब हरियाणा के रीजन से देख लीजिए, हिमाचल के रीजन से देख लीजिए, लोग अपनी पूरी जमीन जायदाद जेवर बैंक बैलेंस पूरा खाली करके बेच के और कनाडा जाने की भी या किसी तरीके से कनाडा का ठप्पा उनकी पीठ पे लग जाए और उनके 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 चार चांद पर उससे उनकी इज्जत बढ़ जाएगी सोसाइटी के अंदर और शायद दो चार टीटियां उनके कंधे पर लग जाएंगी। तो ये तो बड़ा एक समझो कि एक फॉल्स नैरेटिव है कि एक फॉल्स शाबाशी है जो अपने को देना चाह रहे हैं, जो असलियत में वो सच बोलने को भी तैयार नहीं कि वहां जाके फंस गए हैं। तो वो बिल्कुल भी अब वापस आए तो किस मुंह से आए, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने, अपने माँ बाप की पूरी जिंदगी की कमाई खत्म कर दी है उन्होंने। अब वापस आके भी क्या करेंगे? वो अगर अपनी अपनी जमीन के साथ जुड़े रहते, अपनी खेती बाड़ी करते तो खेती बाड़ी से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि खेती बाड़ी का पैसा नहीं। पंजाब वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स इन इंडिया जो कि एग्रीकल्चर करती थी। इंडिया की फूड किसी जमाने में फूड बास्केट मानी जाती थी। फूड बास्केट का उसकी उपाधि क्यों छिद गई? क्योंकि यहाँ के लोग जमीन पे काम ही नहीं करना चाहते, काम ही नहीं करना चाहते थे। वो कुछ इस तरीके से चाहते थे कि वहां जाके पता नहीं हम क्या कर लेंगे। अब वहां जाके भी फंस गए, उनको ये भी नहीं समझ आ रहा कि करना क्या है। वहां की एजुकेशन इतनी महंगी है, लिविंग स्टाइल इतना महंगा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी महंगी है। जस्टिन ट्रूडो की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो पिछले 2 टर्म से उसने इतनी वीक कर रखी है, इतनी गलत इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आया हुआ कि वहां का जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो इकोनॉमिक डाउनटर्न शुरू हो गया है, वो कंट्री धीरे धीरे रिसेशन के अंदर एक धसती चली जा रही है। और आने वाले टाइम पे आपको ऐसा नजर आएगा कि इंडियन डायस्पोरा के, केवल इंडियन डायस्पोरा के नहीं, वर्ल्ड ओवर से जितने भी लोग कनाडा एक ड्रीम लेके गए थे कि वहां पे बेटर लाइफ बनाएंगे, वो लोग सब अपने घर वापसी करते आपको नजर आएंगे। सर, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। एक गौरव जी हैं, रेगुलर व्यूअर है हमारे, वो कनाडा में रहते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर लाइफ इतनी मुश्किल हो गई है कि अब शायद वो सोच रहे हैं कि यहाँ से अपना सब कुछ बेच बूझ कर वो भारत में वापस चले जाएं। बस मुद्दा एक ही है कि उनको फिर भी लगता है कि यहाँ पर सफाई है, एक डेवलप्ड कंट्री है, एक ठप्पा है कनाडा का। इस चीजों को देखते हुए लोग ठहर जाते हैं, लेकिन ठहरने का मन नहीं कर रहा बिकॉज सेफ्टी नहीं है,
लाइफ की। खालिस्तानियों को और बाकी जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। और कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो कनाडा आज की डेट में, जैसे कि पूरा पॉलिटिकली पूरे दुनिया में अलग-थलग बन चुका है, कोई भी उसको ट्रूडो मल्को को पूछता नहीं है। अभी G7 की मीटिंग हुई, नोबडी वाज़ वाचिंग हिम। वो अलग से कोने में खड़ा होता है, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। पूरे कनाडा की भी वही हालत है। और ये जो कंट्री है, जो लोग यहाँ से लाखों रुपए लेकर वहां जाते हैं, उन्हीं के कारण नहीं चल रही है। आपको नहीं लगता कि हमारे ही पैसों से वो कंट्री चल रही है? सुमित जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि कनाडा आज की डेट में G7 का मेंबर बनने के लायक नहीं है। उसको G7 से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो G7 का कोई भी क्राइटेरिया आज की डेट में नहीं मीट कर पा रही है। नंबर वन। नंबर टू, जो लोग यहाँ देखिए, उनका कनाडा का टोटल सिस्टम कैसे हो गया कि उन्होंने दुनिया भर के एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल दिए, जहाँ पे वो सबस्टैंडर्ड एजुकेशन दे रही है, बट उसको वो कीमत वो पूरी लेती है। मतलब कनाडा आज की डेट में इस टाइप की कंट्री बन गई है जो दिखाता दुनिया को प्रोजेक्ट ऐसे करती है कि उनके यहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटी है, जबकि वहां पर जब इंसान जब पहुंचता है पूरी अपनी जिंदगी की कीमत की कमाई लगा के या घर बेच के या जेवर बेच के, वहां जाके पता चलता है कि यहाँ तो 3 स्टार फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पूरी दुनिया की रिसोर्सेज कनाडा में जा रहे हैं। पूरी दुनिया का जो पैसा कनाडा में जा रहा है, सिर्फ इंडिया से लोग पैसा लेके नहीं जा रहे, बाकी दूसरी कंट्री से भी लोग पैसा लेके जा रहे हैं। और शायद आज की डेट में कनाडा की जो इकोनॉमी है वो इन्हीं लोगों की सिर पे चल रही है जो बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं। अच्छा, अब सपोज कीजिए लोग अगर घर वापसी करना शुरू कर देंगे, कनाडा की इकोनॉमी 5 साल के अंदर अंदर टोटल फ्लॉप हो जाएगी, गिर जाएगी, इस लेवल तक आ जाएगी कि कनाडा कोई ज्यादा पसंद नहीं करेगा। वहां पे भी सारे सिस्टम इंस्टीट्यूशन ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे, इंस्टीट्यूशन ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, लूटमार शुरू हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। और काफी हद तक वो चीज शुरुआत हो भी गई है। अगर पिछले 1 साल का ही आंकड़ा, मैं 1 से 1.5 साल का आंकड़ा बताऊं, कम से कम 1 लाख बंदा जो है कनाडा से निकल के अपने अपने देशों में वापस लौट चुका है, या ऐसे डेस्टिनेशन में जा रहा है। जैसे मैं अभी पिछले दिनों में मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि हांगकांग से काफी सारे लोग, काफी सारी फैमिली कनाडा शिफ्ट कर गई थी। बट अब वो कह रही है कि भैया हमने यहाँ पे आके अपनी फैमिली से दूर रह के पाया भी क्या, हम इतनी दूर भी आ गए, वो फैमिली से भी दूर हो गए। अब वो वापस हांगकांग लौटना चाह रहा है। या दुनिया के अंदर ऐसी और भी डेस्टिनेशन है जो आज की डेट में कनाडा से बेटर फैसिलिटी, कनाडा से सस्ते दामों में देने को तैयार है। जैसे दुबई हो गई, आपका सिंगापुर हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया इंडोनेशिया हो गया, तो आपका थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, इंडिया हो गया, और या फिर अफ्रीका के अंदर भी कई सारे देश है, जैसे घाना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, मोरक्को हो गया, ट्यूनीशिया हो गया। ये जहाँ वहां उससे बेटर फैसिलिटीज देने को तैयार है। या फिर साउथ अमेरिका में 1-2 देश जैसे उभर के आ रहे हैं, सेंट्रल अमेरिका में एक आध दो देश जैसे उभर के आ रहे हैं। तो जितने भी लोग इन देशों से कनाडा पहुंचे थे अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए, वो वापस लौट रहे हैं। या दुनिया अपने, कम से कम अगर अपने देश नहीं जा रहे तो ऐसी डेस्टिनेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कनाडा से की तरह ही डेवलप्ड है, और साथ में उनका कनाडा से कम कम दाम में वो अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, कम खर्चे में। सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत लोग हैं जो अभी भारत आ रहे हैं। हमारा भी एक फैमिली फ्रेंड है, उनके बेटा वहां पे गया हुआ था पढ़ने के लिए और काम करने के लिए। लेकिन पढ़ाई-पुढ़ाई छोड़कर वो वापस आ रहा है, ये बोलकर कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे सिर्फ मजदूरी है और कुछ भी नहीं है। और ये कंट्री हमारे ही पैसों से चल रही है, हम अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं उस कंट्री में जाकर। सर, आखिरी चीज, जो कनाडा है, वो हमेशा ही खालिस्तान मूवमेंट को बड़ा ही बढ़ चढ़कर सपोर्ट करता है। या कोई आंदोलन हो भारत के अंदर, उसमें भी वो बढ़कर आगे आता है। जैसे किसान आंदोलन के अंदर कैसे पैसे आए वहां से, आपको मालूम है। अगर कनाडा को खालिस्तान से इतना ही मतलब है, तो आधी से ज्यादा कंट्री तो उनकी भी खाली पड़ी है, वहीं पर खालिस्तान क्यों नहीं बना देते? ट्रूडो मल को इतना प्यार है खालिस्तानियों से, और भाई अपनी कंट्री में उनको अलग से कंट्री दे दो। वैसे भी अगर आपने देखा होगा कि ब्रैम्पटन में कई एरियाज हैं जहां पर अभी सिख कम्युनिटी इतनी ज्यादा हो गई है। वैसे सिख नहीं बोलना चाहिए, खालिस्तानी इतने ज्यादा हो गए हैं वहां पर, क्योंकि सिखों का खालिस्तानियों से कोई लेना देना नहीं है। सिख कम्युनिटी बिना बात पे बदनाम हो रही है खालिस्तानियों के कारण। वहां पर गुट इतने हैं कि गली गली में माफिया है, और वहां पर गोरों का भी एंटर होना इम्पॉसिबल है। यानी कि जो काम मुसलमान करते थे, अभी वही काम इस खालिस्तानियों ने करना शुरू कर दिया। अगर सर इतना ही प्यार है अपने ही कंट्री के अंदर ट्रूडो मल को, वहीं पर खालिस्तान क्यों नहीं बना देता वो? सुमित जी, कनाडा में जितने भी नामी ग्रामी शहर हैं, वहां पे आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर
तार हो चुका है कि ये जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे खालिस्तानी सपोर्टेड ग्रुप्स हैं या इस्लामिक सपोर्टेड ग्रुप्स हैं, वो किसी को भी शांति से रहने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की को बहुत तरीके से बिगाड़ रखा है, दादागिरी बहुत बढ़ चढ़ के हो रही है। कोई भी इंसान अगर आवाज उठाता है तो उसको मार दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। इस हद तक की दादागिरी बढ़ गई है। वहाँ की जो पुलिस है वो भी इस चीज को नजरअंदाज करती है कि टॉप से उनको हिदायत है कि इन लोगों को छूना नहीं है, इन लोगों को अरेस्ट नहीं करना है, तो कुछ नहीं करना। तो पुलिस कहती है हम अपनी एसटीसी को करवाए, जो करते वो हम वो भी करप्ट हुए थे, वो भी पैसा लेके काम करने को तैयार है जैसे। और वहाँ की पुलिस भाई इज नाउ अंडर कमिंग द कैटेगरी ऑफ द वन ऑफ द करप्ट पुलिस इन द वर्ल्ड। तो कनाडा के अंदर तो अब रहना आसान तो रह नहीं गया है। एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हो गई है, ऊपर से लॉलेसनेस इतनी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां बिगड़ गई है। तीसरा उनका फ्यूचर का कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि करा क्या जाए। तो ऐसी कंट्री में कौन रहना चाहेगा? मतलब क्यों जाना चाहोगे? सिर्फ इसलिए कि भैया आपको एक विदेशी कंट्री में अमेरिका कनाडा का ठप्पा अपनी पीठ पे लगाना है, या वहां पे जाके इज्जत बढ़ेगी, बोल सकोगे जी मैं कनाडा रहता हूँ, कनाडा में रहता हूँ। तो वो सिर्फ लोग आपकी उस चीज से वाहवाही करें। आज की डेट में लोग असलियत जानते हैं। आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन लोगों के पास घर बैठे मिलती है। लोगों को पता है दूसरी देशों में क्या हो रहा है, फिर भी आंख बंद करके, अंधा बन के आप फैसले ले रहे हो। इतना बड़ा अपने फंड्स को यूटिलाइज कर रहे हो, उसको किस जगह पे इतना बड़ा जुआ खेल रहे हो अपनी जिंदगी के साथ में। देखिए कोई भी इंसान यहाँ से उस देश में जाता है, ये मान के चलिए कि उसके 10 साल तो उसके वहां पे बेकार हो गए। अगर वो वापस भी आने की सोचता है 4-5 साल के बाद, उसको वापस इंडिया के सिस्टम के अंदर फिर से एडजस्ट करने में 2-4 साल लग जाते हैं, वो भी अपने को खड़ा करने के लिए 10 साल तो गए उसके। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि भैया वहां उस कंट्री में जाने से पहले पूरी छानबीन कीजिए कि जमीनी हकीकत क्या है, और उसके बाद ही आप फैसला लीजिए। ठीक, आपका पूरा हक है अपनी जिंदगी को सही तरीके से संवारने के लिए, बट कम से कम उस जगह तो जाइए जहाँ पे आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। कनाडा आज की डेट में वो डेस्टिनेशन नहीं रह गई है। सर बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड ऑफ कनाडा स्टोरी है पूरी की पूरी। वहां पर जिहादियों का कब्जा है गवर्नमेंट के ऊपर भी और कंट्री के ऊपर भी। और वहां पर ना तो एजुकेशन है ना जॉब्स हैं। वहां पर सिर्फ झाड़ू पोछा बनाने वाली जॉब्स रह गई हैं और कुछ भी नहीं है। और जो पहले इनकम, उसमें भी इनकम होती थी तो पैसे बचते थे। आज महंगाई इतनी ज्यादा है कि वहां पर जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है। लॉलेसनेस बढ़ चुकी है। लाइफ वहां पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है किसी की भी। गुंडागर्दी चरम सीमा के ऊपर है। उग्रवादियों ने टेक ओवर किया हुआ है। और आपको मालूम है लिब्रांडो और ये वामपंथी जब हावी हो जाते हैं तो वहां पर इंसानों का जीना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। जानवर ही जी सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है। इसलिए आपको ये वीडियो बनाना जरूरी था आज, ये बताने के लिए कि कनाडा एक अनसेफ कंट्री है। हमारा कोई ना तो कनाडा से प्यार है ना दुश्मनी है, लेकिन अपने ही लोगों को जगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके भी फैमिली में कोई जाने की सोच रहा है, कनाडा में सेटल होने की बात कर रहा है, मैं चाहता हूं कि आप पहले एक बार विजिट कीजिए उस कंट्री को। बिल्डिंग्स को और सड़कों को देखकर भ्रमित मत हो जाइए। पहले जाकर वहां पर ग्राउंड रियलिटी देखिए कि वहां पर लाइफ कैसे चल रही है। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या इस कंट्री में शिफ्ट होना बेटर है या भारत में ही रहना अच्छा है। मर्जी आपकी है। सर थैंक यू सो मच। बड़े डिटेल में आपने पूरी रिसर्च के बाद इस चीजों को रखा है। एक आपका लाइन जोड़ना चाहूंगा, ये पंकज उधास की एक गाना था, चिट्ठी आई है, उसमें एक लाइन थी, लाइन को थोड़ा सा अपने अंदाज में मैं बोलने की कोशिश करूंगा, कुछ लफ्जों को चेंज करके। तो उसमें यह है कि तूने अपने ख्वाब पे पैसा बहुत लगाया, दूसरे देश में जाके अपना घर बसाया, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। बहुत बढ़िया सर, इससे बेटर क्लोजिंग नहीं हो सकती थी। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि लोगों को आज समझ आ गया होगा कि कनाडा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.